नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BHIC 132 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा आपके साथ करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हो कि सब्जेक्ट कोड BHIC 132 का जो संबंध है वो भारत के इतिहास से है और ये इतिहास लगभग 300 CE से लेकर 1206 तक का इस किताब में पढ़ाया गया है। आज इस वीडियो का जो हमारा पहला प्रश्न है वो प्रश्न ये है कि हर्ष के सैन्य अभियानों के आधार पर उसके साम्राज्य की सीमा और विस्तार क्षेत्र पर प्रकाश डालिए। यानी कि बेसिकली आपसे एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ये जो राजा हर्षवर्धन थे, इन हर्षवर्धन राजा ने कौन कौन से सैनिक अभियान चलाए हैं और इनका साम्राज्य कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, यह क्वेश्चन आपको बताना है। तो देखो, जब आप राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उत्तर भारत में इनका एक बहुत बड़ा साम्राज्य था। इन्होंने बहुत सारे सैनिक अभियान चलाए थे और बहुत सारे राजाओं को भी हराया था। इनका जो साम्राज्य था वो कश्मीर तक फैला हुआ था। तो जो राजा हर्षवर्धन थे, ये 606 से लेकर 647 ईस्वी तक इन्होंने भारत पर शासन किया था। भारत के महान सम्राटों में से एक थे। इन्होंने उत्तर भारत में एक बहुत बड़े साम्राज्य की स्थापना की थी। राजा हर्षवर्धन के जो सैनिक अभियान हैं, अगर आप इनको पढ़ोगे तो उनसे आपको इनके राजनीतिक कौशल के बारे में पता चलेगा। इनकी राजधानी कन्नौज थी। हालांकि इन्होंने सोचा कि ये दक्षिण भारत पर भी अटैक करें, लेकिन इनकी योजना सफल ना हो पाई और दक्षिण भारत को ये ना जीत सके। तो इस प्रकार से अगर आप राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ोगे तो राजा हर्षवर्धन का एक बहुत बड़ा साम्राज्य है। कहाँ पर है? उत्तर भारत में। ठीक है भाई। अब हम इनके सैनिक अभियानों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जैसा कि क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। तो देखो, शुरुआत में जो इनकी राजधानी थी वो थी थानेश्वर, लेकिन आगे चलकर इन्होंने राजधानी कहाँ स्थानांतरित करी? कन्नौज में। तो राजा हर्षवर्धन के जो बड़े भाई थे राजा राज्यवर्धन, इनकी हत्या हो गई और इनकी हत्या के बाद राजा हर्षवर्धन राजा बने। उन्होंने थानेश्वर, जो कि वर्तमान हरियाणा में क्षेत्र है, इसको अपने साम्राज्य की पहली राजधानी बनाया, लेकिन बाद में राजधानी को कन्नौज स्थानांतरित कर दिया। तो अगर आप राजा हर्षवर्धन के बारे में पढ़ रहे हो, क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है उनके क्षेत्र विस्तार के बारे में बताओ, तो शुरुआत में राजधानी जो है पुष्यभूति वंश की वो है थानेश्वर में, और आगे चलकर ये राजधानी कहाँ बदल गई है? कन्नौज में। तो राजा हर्षवर्धन ने अपने साम्राज्य की राजधानी बनाई, किसको? कन्नौज को। फिर आगे चलकर उन्होंने जो प्रमुख सैनिक अभियान चलाए, वो पहला सैनिक अभियान जो था वो था मालवा में। मालवा जो कि मध्य प्रदेश का एरिया है, ये एरिया उन्होंने जीत लिया। ठीक है। इस विजय ने हर्ष के साम्राज्य का विस्तार मध्य भारत तक कर दिया। आगे चलकर उन्होंने बंगाल के क्षेत्र पर भी अटैक किया, बंगाल के क्षेत्र को भी जीता। और वहाँ के गौड़ राजा था शशांक, इन्होंने हर्षवर्धन के भाई राज्यवर्धन की हत्या भी कर दी थी। हर्ष ने शशांक के खिलाफ कड़े अभियान चलाए और गौड़ के कुछ हिस्सों को अपने साम्राज्य में भी शामिल किया। हालांकि वो शशांक को पूरी तरीके से नहीं हरा पाए थे। हर्ष ने पंजाब और राजस्थान के कई हिस्सों पर विजय प्राप्त की और उन्हें भी अपने साम्राज्य में जोड़ लिया। इस तरह उन्होंने अपने क्षेत्र का विस्तार पश्चिम की ओर भी किया। आगे चलकर कश्मीर और हिमाचल के क्षेत्रों की बात करें तो यहाँ के भी कुछ हिस्सों पर इन्होंने नियंत्रण स्थापित कर लिया था। हर्ष ने नर्मदा नदी को पार कर दक्षिण भारत में विस्तार करने का प्रयास किया, लेकिन वहां पर एक शक्तिशाली चालुक्य राजा जो कि पुलकेशिन द्वितीय थे, इन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया। इस प्रकार हर्षवर्धन की दक्षिणी जो सीमा थी वो नर्मदा नदी तक आकर सीमित रह गई थी। तो इस प्रकार से हर्षवर्धन का अगर आप साम्राज्य देखोगे तो इसमें पंजाब, हरियाणा और हिमाचल के कुछ हिस्से शामिल थे। उत्तर प्रदेश में कन्नौज उनकी राजधानी थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश के बड़े हिस्से इनके साम्राज्य के अंतर्गत आते थे और बिहार और बंगाल का पूर्वी क्षेत्र इनके अंडर में आता था। सीमाओं की बात करोगे तो उत्तर में हिमालय की तलहटी, दक्षिण में नर्मदा नदी, पूर्व में बंगाल और पश्चिम में राजस्थान के हिस्से, ये इनके साम्राज्य की सीमा को बताते हैं। सैनिक अभियानों की बात करें तो इनका प्रभाव क्या पड़ा? इनका प्रभाव ये पड़ा कि हर्षवर्धन ने उत्तर भारत के अधिकांश राज्यों को एकजुट किया और एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करी, केंद्रीय सत्ता की स्थापना करी। राजा हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म और सांस्कृतिक गतिविधियों को भी बढ़ावा दिया। प्रसिद्ध चीनी यात्री ह्वेनसांग इन्हीं के शासनकाल में भारत में आया था। नर्मदा के दक्षिण में हार तो वो भले ही गए थे, लेकिन उत्तर भारत में उनकी स्थिति प्रभावशाली रही। इस प्रकार से निष्कर्ष ये निकलता है कि राजा हर्षवर्धन के जो सैनिक अभियान हैं, इन सैनिक अभियानों ने उनके साम्राज्य को राजनीतिक और भौगोलिक दृष्टि से उत्तर भारत में एकजुट किया। उनकी सीमाएं उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी तक फैली हुई थी और पश्चिम में राजस्थान के पूर्व से लेकर बंगाल तक फैली हुई थी। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि राजा हर्षवर्धन की सैन्य उपलब्धियां बताइए, या राजा हर्षवर्धन ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य को विस्तृत किया, या फिर राजा हर्षवर्धन के जो सैनिक अभियान थे उनके बारे में बताओ, तो ये तमाम जो क्वेश्चनों के आंसर है वो इसी तरीके से बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो है हमारा वो ये है
कि भारतीय धर्म के इतिहास के अध्ययन में भक्ति आंदोलन के महत्व का विश्लेषण कीजिए। बहुत जबरदस्त क्वेश्चनों में से एक है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि भारतीय धर्म के इतिहास के अध्ययन में भक्ति आंदोलन का क्या महत्व है। तो देखो, भक्ति आंदोलन भारतीय धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा का एक महत्वपूर्ण चरण है जो कि 7वीं से लेकर 17वीं शताब्दी के बीच में उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में शामिल हुआ। भक्ति आंदोलन ने भारतीय धर्म पर, भारतीय समाज पर, भारतीय संस्कृति पर गहरा प्रभाव डाला है। इसने कहीं ना कहीं सामाजिक समानता और आध्यात्मिकता को बढ़ावा दिया है। चलो भाई, इस क्वेश्चन को हम समझते हैं। तो देखो, जब आप भक्ति आंदोलन की बात करोगे तो भक्ति आंदोलन ने धार्मिक समानता पर बल दिया और सरल भक्ति का प्रचार किया। हुआ यह था कि पहले बहुत सारे कर्मकांड चलते थे और भक्ति करने की विधियां बड़ी कठोर थीं और जातिवाद का बहुत बड़ा खेल था, और इसके अलावा इस्लाम की स्थापना भारत में हो रही थी। तो भक्ति आंदोलन ने धार्मिक अनुष्ठानों को चुनौती दी, जटिल यज्ञों को चुनौती दी, पुरोहितवाद, ब्राह्मणवाद को चुनौती दी। इन्होंने कहा भाई, ईश्वर के प्रति अगर आपको प्रेम है, समर्पण है, तो ये सबसे सच्चा तरीका है ईश्वर को प्राप्त करने का। उन्होंने कहा सभी जातियां, सभी वर्गों, सभी लिंग के लोगों को ईश्वर की भक्ति का अधिकार है। चाहे संत गुरु को पढ़ लो, गुरु नानक जी को पढ़ लो, तुलसीदास को पढ़ लो, मीराबाई जी को पढ़ लो, ये इन सभी लोग जो है ये भक्ति काल के ही प्रमुख कवि हैं। तो अगर आप भक्ति काल की बात करोगे तो भक्ति काल का समय भारत में कब है? 7वीं से 17वीं शताब्दी। कुछ किताबें 8वीं से 18वीं शताब्दी भी लिखती हैं। ये उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों में है। भक्ति आंदोलन की खास बात क्या है कि इन्होंने धार्मिक समानता की बात करी है, सरल तरीके से पूजा पाठ की बात करी है। जो यज्ञ हवन करने में बहुत ज़्यादा पेचीदगियाँ थीं, बहुत ज़्यादा जटिलताएँ थीं, इसको इन्होंने नकारा है। जातिवाद के भेदभाव की बात खत्म करने की बात की है, ब्राह्मणवाद का विरोध किया है, पुरोहितवाद का विरोध किया है। इन्होंने कहा कि सभी जाति, सभी वर्ग के लोग भगवान की प्राप्ति करने के लिए जो है भक्ति के मार्ग पर चल सकते हैं। इस काल के जो प्रमुख संत थे वो संत कबीर, गुरु नानक जी, तुलसीदास, मीराबाई जैसे थे। इन लोगों ने जातिवाद और सामाजिक असमानता का विरोध किया है। संत रविदास, संत कबीर, चैतन्य महाप्रभु जैसे संतों ने कहा कि ईश्वर के सामने सभी समान है, कोई जात नहीं, कोई पात नहीं। हिंदू और इस्लामी परंपराओं का तालमेल बैठा था यहाँ पर। भक्ति आंदोलन ने हिंदू और इस्लामी परंपराओं के बीच का संवाद बढ़ाया। सूफी संतों ने धार्मिक कट्टरता का विरोध किया। भगवत गीता के भगवत जो भक्ति योग थे वो इस समय बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। भक्ति आंदोलन के दौरान भारतीय भाषा और भारतीय साहित्य भी समृद्ध हुआ। बड़े पैमाने पर हिंदी भाषा, तमिल भाषा, बांग्ला, मराठी, गुजराती में भक्ति भाव की कविताएं रची गई और साधारण जनता तक पहुंचाई गई। उदाहरण के लिए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा जो अवधी भाषा में था और ये आम जनता के बीच में बहुत लोकप्रिय हुआ। भक्ति आंदोलन ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए ध्यान, भजन, कीर्तन और साधना को प्राथमिकता दी। गुरु नानक जी ने कहा कि नाम स्मरण करो, कभी भी आप ईश्वर का नाम जप लोगे तभी भक्ति हो जाएगी। सामूहिक उपासना करो। सबसे बड़ी बात यह है कि भक्ति आंदोलन के दौरान महिलाओं को भी सम्मान अवसर मिला। महिला संतों जैसे मीराबाई, अक्का महादेवी, सहजोबाई, अंडाल, करिक्का, लम्मैयार जैसे लोगों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया और ये अपने आप में बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पहले महिलाओं को इतने अधिकार नहीं थे। इस दौरान धार्मिक कट्टरता का विरोध किया गया। इन्होंने कहा भाई, ईश्वर को बाहरी कर्मकांडों की बजाय मानवीय हृदय में बसाओ। भक्त संतों ने सत्य को प्राथमिकता दी। नए धार्मिक मार्गों का विकास हुआ, जैसे कि वैष्णववाद को बढ़ावा मिला जो भगवान विष्णु की भक्ति करते थे, शैववाद को जो भगवान शिव की भक्ति करते थे, निर्गुण संप्रदाय जो मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे, निर्गुण परंपरा में जैसे कबीर, गुरु नानक ने निराकार ईश्वर को अपनाया, सगुण जो भगवान को मूर्तियों में पूजते थे, कहते थे भगवान का एक आकार है, तुलसीदास, सूरदास, इन लोगों ने रामकृष्ण के अवतारों की पूजा की है। भक्ति आंदोलन का महत्व यह है कि इस दौरान धार्मिक पुनर्जागरण हुआ। जहां बड़े पैमाने पर पहले जातिवाद का भेदभाव था, महिला पुरुष के आधार पर भेदभाव थे, कहीं ना कहीं ये समानता की ओर आगे बढ़े। सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया गया, अंधविश्वास को खत्म करने की बात की गई और सती प्रथा, बाल विवाह का विरोध किया गया, विधवा पुनर्विवाह को मान्यता देने की बात की गई। सांप्रदायिक सद्भाव, हिंदू मुस्लिम के बीच में भाईचारों को बढ़ावा देने का प्रयास किया गया। भक्ति आंदोलन ने जनता को ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ने का प्रयास किया। निष्कर्ष ये निकलता है कि भक्ति आंदोलन ने न सिर्फ भारतीय धर्म को आगे बढ़ाया है, संस्कृति को आगे बढ़ाया है, बल्कि समाज के इतिहास में एक बहुत बड़ी इस घटना को आगे बढ़ाया है जहाँ असमानता को खत्म करने की बात की गई है, अज्ञानता को खत्म करने की बात की गई है, कट्टरता को खत्म करने की बात की गई है और सामाजिक समानता के साथ ईश्वर की आराधना करने की बात की गई है। आशा करता हूँ कि अगर ये क्वेश्चन पेपर में आया तो डेफिनेटली आप कर दोगे। इससे पहले भी हमने एक वीडियो अपलोड कर रखी है 4 क्वेश्चनों की, उसे जरूर पढ़ लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी। और अगर आप ये पीडीएफ परचेज करना चाहते हो तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हो और टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है हमारा कि लगभग 700 से 1200 सीई के दौरान लैंगिक संबंधों का विस्तृत विवरण दीजिए। तो 700 से लेकर 1200 के बीच में स्त्री और पुरुषों के बीच में क्या भेदभाव थे?
या स्त्री और पुरुषों की समाज में क्या स्थिति थी, क्वेश्चन आपसे यह पूछ रहा है। लैंगिक संबंध का मतलब होता है स्त्री पुरुष। तो देखो, सन 700 से 1200 तक का जब भारतीय इतिहास पढ़ोगे तो इस दौरान भारत के धार्मिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहे हैं, सांस्कृतिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहे हैं और सामाजिक क्षेत्र में भी परिवर्तन हो रहे हैं। जहां एक और भारतीय समाज में सामंती व्यवस्था खत्म हो रही है, धर्म में सुधार हो रहे हैं, कल्चर में चेंज हो रहे हैं, तो ऐसे में इन सब का प्रभाव लैंगिक संबंधों पर भी पड़ रहा है। आइए समझते हैं कि समाज में महिलाओं की स्थिति क्या थी सन 700 से लेकर 1200 के बीच में। तो देखो भाई, जो हमारा समाज था वो पितृसत्तात्मक समाज था। पितृसत्तात्मक समाज का मतलब यह है कि पुरुषों को ज़्यादा अधिकार होंगे और महिलाओं को कम अधिकार होंगे। पिता के बाद सारी संपत्ति का जो मालिक है वो पुरुष होगा। तो इस काल में अधिकांश समाज पितृसत्तात्मक थे, जहां पुरुष परिवार और समाज में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। महिलाओं की भूमिका उतनी नहीं थी जितनी समझी जाए। हालांकि उच्च घरानों में महिलाओं को कुछ अधिकार लेने की बात, कुछ अधिकार दिए गए थे, कुछ निर्णय लेने के अधिकार थे, लेकिन निम्न घरानों में तो कोई भी अधिकार थे ही नहीं। महिलाओं की मुख्य भूमिका ये थी कि वो घरेलू कार्य करें, बच्चों का पालन पोषण करें, परिवार की देखभाल करें। विवाह और परिवार में महिलाओं की भूमिका धार्मिक थी। महिलाओं को सामाजिक रूप से धर्मपत्नी समझा जाता था या गृह लक्ष्मी के रूप में समझा जाता था। धार्मिक ग्रंथों में महिलाओं को पुरुषों के प्रति समर्पण दिखाया गया था कि भाई महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की आज्ञा को फॉलो करेंगी। उच्च वर्ग की महिलाओं को शिक्षा के अधिकार थे, लेकिन निम्न वर्ग की महिलाओं को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर नहीं था। उच्च वर्ग की महिलाओं ने धर्मशास्त्रों का भी अध्ययन किया, वैदिक साहित्यों का भी अध्ययन किया और संगीत का भी अध्ययन किया, लेकिन समाज के बड़े हिस्से में महिलाएं जो थीं वो शिक्षा और स्वतंत्रता से वंचित थीं। वैवाहिक जीवन की बात करोगे तो विवाह का सामाजिक कर्तव्य माना जाएगा, बाल विवाह शुरू हो जाएगा, सती प्रथा रहेगी जिसमें विधवाओं को अपने पति के साथ ही चिता में जला दिया जाएगा, और विधवा जिन्हें नहीं जलाया जाएगा उनकी स्थिति तो बड़ी बद से बदतर होगी, उन्हें जीवन भर कठोर नियमों का पालन करना पड़ेगा। कविताओं में और साहित्य में महिलाओं का चित्रण किस प्रकार से किया जाता था, तो इस अवधि में जितना भी साहित्य लिखा गया उसमें महिलाओं को सुंदरता, प्रेम और भक्ति के संदर्भ में ही जोड़ा गया। जितने भी आप काव्य पढ़ लो, उस समय के जितने भी साहित्य पढ़ लो, जितने भी प्रेम आख्यानों को पढ़ लो, सब में महिलाओं को भावुक पात्र के रूप में दर्शाया गया है। मंदिरों में महिलाओं को गायिकाओं और नर्तकियों की विशिष्ट भूमिका के रूप में दिखाया गया है। धर्म और भक्ति आंदोलन में अगर आप महिलाओं की भूमिका की बात करोगे तो इस काल में भक्ति आंदोलन की जब शुरुआत हुई तो इसने महिलाओं के लिए भी ईश्वर की भक्ति के द्वार खोले। जैसे अक्का महादेवी, अंडाल, करेक्काल अम्मैयार जैसी महिला संत को बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि मिली थी। मुस्लिम आक्रमण का प्रभाव भारत पर पड़ा। इस घटना का महिलाओं की स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि पर्दा प्रथा का प्रचलन और ज़्यादा बढ़ गया। महिलाओं की सामाजिक स्वतंत्रता कम हो गई। मुस्लिम आक्रमण के बाद भारत में उन्हें और ज़्यादा संरक्षित बनाया गया। मंदिरों में महिलाओं की भूमिका बढ़ी और उन्हें देवदासी कहा जाने लगा। हालांकि आगे चलकर देवदासी प्रथा शोषण का माध्यम बन गई। अगर आप कला में, मूर्ति कलाओं में महिलाओं की स्थिति देखोगे तो खजुराहो का मंदिर आप एक बार सर्च करना। खजुराहो के मंदिर में प्रेम, कामुकता और लैंगिक संबंधों को दर्शाया गया है। यह इस बात का प्रमाण है कि समाज में महिलाओं को कामुकता का महत्वपूर्ण हिस्सा माना गया है। कामसूत्र जैसे जो ग्रंथ थे वो भी बहुत लोकप्रिय थे। महिलाओं की इस प्रकार से अगर स्थिति की बात करोगे तो इस्लाम के आक्रमण की वजह से खास तौर पर स्थिति बद से और ज़्यादा बदतर हो गई। पर्दा प्रथा और भी ज़्यादा मजबूत हो गई। उसका कारण था बाहरी आक्रांताएं। विवाह एक सामाजिक कर्तव्य था ही था। विवाह का मुख्य उद्देश्य यह था कि वंश आगे बढ़े, संतान उत्पत्ति हो। बहु विवाह बड़े पैमाने पर होते थे उच्च वर्ग में, और बाल विवाह जैसे प्रथाएं प्रचलित थीं। महिलाओं की स्वतंत्रता सीमित थी और उन्हें दोयम दर्जे का माना जाता था। तो ये सब आप खरीदोगे, निष्कर्ष ये निकलता है कि 700 से लेकर 1200 सीई के बीच में जो भारतीय समाज था वहाँ पर सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हो रहे थे। ऐसे में महिलाओं की जो स्थिति है उसमें ज़्यादा हालांकि कोई सुधार नहीं आया। हालांकि भक्ति के मार्ग में महिलाओं की स्थिति थोड़ी सी अच्छी हुई। अगला क्वेश्चन है हमारा कि गुप्त काल के दौरान संस्कृत साहित्य के विकास पर चर्चा कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है ये कि गुप्त काल के दौरान संस्कृत साहित्य के विकास पर चर्चा करो। तो देखो, गुप्त काल जो था वो 4वीं से लेकर 6वीं सदी के बीच में था। इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है। अब आपको बताऊं मैं क्यों कहा जाता है स्वर्ण युग। तो देखो, सबसे अच्छा टाइम पीरियड भारतीय इतिहास का गुप्त काल है,
क्योंकि इस दौरान कला के क्षेत्र में विकास हुआ, साहित्य के क्षेत्र में विकास हुआ, विज्ञान के क्षेत्र में विकास हुआ, धर्म के क्षेत्र में विकास हुआ और ये सब पॉजिटिव ग्रोथ हुआ है, सकारात्मक रूप से चीज़ें आगे बढ़ी हैं। और संस्कृत साहित्य तो इस काल में सबसे आगे बढ़ गया, ये राजभाषा बन गई। और क्वेश्चन हमसे यही पूछ रहा है कि भाई गुप्त काल के दौरान संस्कृत साहित्य का विकास कैसे हुआ। तो भाई किसी भी साहित्य का विकास तो जब ही होगा ना जब बड़े पैमाने पर उसके लेखक मौजूद होंगे और राजा उन लेखकों को संरक्षण देगा, विद्वानों को संरक्षण देगा। और गुप्त काल में यही हुआ। गुप्त काल में बड़े बड़े महाकाव्य लिखे गए, काव्य साहित्य का विकास हुआ। कालिदास जो बहुत महान विद्वानों में से एक थे, इन्होंने रघुवंशम यानी कि रघुवंश के राजाओं की गाथा लिखी, कुमार संभव लिखा जो कि शिव और पार्वती के विवाह पर आधारित था। इनके कृतियों में प्रकृति चित्र दिखाए गए हैं, मानवीय भावनाओं को दिखाई गया है। गुप्त काल में नाटक साहित्य की उन्नति बहुत ज्यादा हुई। अभिज्ञान शकुंतलम जैसे नाटक लिखे गए जो कि शकुंतला और राजा दुष्यंत की प्रेम कहानी थी। माल विकाग्नामित्रम और विक्रमो विषयम भास ऐसे कई सारे नाटक लिखे गए। इस काल में 18 पुराणों को अंतिम रूप दिया गया। विष्णु पुराण, भागवत पुराण, मत्स्य पुराण, धार्मिक सामाजिक सांस्कृतिक नियमों का जिसमें वर्णन है इसी काल में अंतिम रूप दिया गया। वात्स्यायन ने कामसूत्र लिखा जो कि सामाजिक और लौकिक जीवन का परिचायक है। दर्शन और विज्ञान के क्षेत्र में भी बहुत सारी चीजें लिखी गई, जैसे आर्यभट्ट के बारे में आपने सुना होगा, वराह मिहिर के बारे में सुना होगा। इन लोगों ने सब गुप्त काल के दौरान ही साहित्य में योगदान दिया है। तो इस प्रकार से गुप्त काल में संस्कृत साहित्य ने भारतीय समाज में सांस्कृतिक, धार्मिक और बौद्धिक विचारों को बढ़ाया है। यह युग भारतीय शास्त्रीय परंपरा का विकास का आधार बना है और भविष्य के साहित्य और सांस्कृतिक आंदोलनों को इसने प्रभावित भी किया है। इस वीडियो में को हम यहीं पर विराम देंगे। क्वेश्चन नंबर 5th, 6th, 7th और 8th क्वेश्चन जो है हमारा वो इसके भाग 2 में हम आपसे चर्चा करेंगे। आशा करते हैं यहाँ तक अभी तक सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। मिलते हैं भाग 2 में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।